हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो हम इसकी स्टेज डिस्कस करेंगे और पूरा इसके बारे में क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज साइलेंट किलर, हम इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं पेशेंट का नॉर्मल बीपी सिस्टोल होता है 120 और डायस्टोल होता है 80। और प्री हाइपरटेंशन की स्टेज जो होती है इसमें बीपी पेशेंट का 120 से 139 होता है और डायस्टोल 80 to 90 होता है। स्टेज 1 में हम हाइपरटेंशन को देखें 140 से 159 सिस्टोल होता है और डायस्टोल 90 to 99 होता है स्टेज 1 की स्टेज में। अब देखते हैं हम स्टेज 2। तो इसमें सिस्टोल बीपी मोर देन 160 mmHg होता है और डायस्टोल मोर देन या इक्वल टू 100 होता है। तो ये हो गई सारी स्टेज, प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 और स्टेज 2। तो अब बात करने वाले हैं हम वाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में। इसमें क्या होता है, पेशेंट का बीपी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में बढ़ा हुआ होता है और घर पर नॉर्मल होता है और इसका हम डायग्नोस बनाते हैं। पेशेंट का 24 घंटे बीपी हम मेज़र करते हैं, इससे इसका डायग्नोस बनता है। हम बात करने वाले हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के बारे में। इसमें क्या होता है, पेशेंट का केवल सिस्टोलिक बीपी ही हाई होता है। तो अब इसके हम कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है इसका आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, एरोटिक रिजर्जिटेशन, एनीमिया, हाइपरथायरिज्म और प्रेगनेंसी। करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के बारे में। तो इसे हम सूडो हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये एल्डरली पीपल में देखने को मिलती है क्योंकि इसमें आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है एक्सपेंड होने की, और पेशेंट में प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, यानी चर्बी जम जाती है, जिसके कारण पेशेंट का सिस्टोल बीपी बढ़ा रहता है। तो मोस्टली ये 60 प्लस के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं 60 साल के, उन लोगों में मोस्टली देखने को मिलता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो बेस्ट ड्रग है इंटरमीडिएट हाइपरटेंशन के लिए क्लोस्ट्रोजोल। तो बेस्ट ड्रग है इंटरमीडिएट हाइपरटेंशन के लिए क्लोस्ट्रोजोल। तो हम बात करते हैं अब हाइपरटेंशन के कॉजेज़, क्या क्या हाइपरटेंशन के कारण हो सकते हैं। 95% कारण जो होते हैं इडियोपैथिक होते हैं, प्राइमरी होते हैं, जिनका कुछ पता नहीं लगता सारे कुछ ब्लड टेस्ट कराने पर भी पेशेंट में, और 5% सेकेंडरी होते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट में कोई रीनल कॉज तो नहीं है, जैसे कि क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में तो नहीं है पेशेंट, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज तो नहीं है पेशेंट में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रेनिन सीक्रेटरी ट्यूमर्स तो नहीं है। ये सेकेंडरी कॉज में नंबर 1 आता है। इसमें मोस्टली रीनल कॉज होते हैं, यानी किडनी से रिलेटेड डिसीज होती है पेशेंट में, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन होता है। करते हैं हम एंडोक्राइन कॉजेज के बारे में, जिसमें कि हमें पेशेंट में एंडोक्राइन कॉजेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगैली, और इन तीनों में पेशेंट में हमें हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर पेशेंट का बढ़ा हुआ मिलता है। और आगे हम देखें एंडोक्राइन कॉजेज जैसे कि हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म, कोहिन डिसीज, हाइपरपैराथायरिज्म, इन सब में हमें पेशेंट का बीपी हाई मिलता है। इस डिसीज़ में हमें कोई भी पेशेंट में हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है। ये भी एक पॉइंट है एंडोक्राइन डिसीज़ की। बात करते हैं हम ड्रग कॉजेस के बारे में, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके लेने पर बीपी बढ़ जाता है। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें आते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, एंडसेंट्स का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, जैसे एसिफ्लोनैक, डाइक्लोफिनैक, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा समय से, क्रोनिक पेशेंट में अल्कोहलिज्म मिले, ओसीपीज़ का यूज़ करना, इन्हिबिटर्स, एम्फेटामाइन, फिनाइलनेफ्रीन, ये ड्रग कॉजेस होते हैं हाइपरटेंशन के। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। इन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में भी पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने को हमें मिलता है, जैसे कि पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, स्क्लेरोडर्मा, टाकायासु डिसीज। अब देखते हैं हम अदर कॉजेस के बारे में। अन्य और भी कारण हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले पेशेंट में को अट्रैक्शन ऑफ एरोटा तो नहीं है, परप्यूरिया तो नहीं है, गुलियन बेली सिंड्रोम तो नहीं है, प्रेगनेंसी, गॉर्डन सिंड्रोम, लिडेल सिंड्रोम, ये मिसलेनियस या अदर कॉजेस होते हैं। इसमें भी पेशेंट में बीपी हाई हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम पॉइंट 25 से 55 ईयर का कभी भी कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास हाइपरटेंशन का आता है तो हमें उसे हमेशा सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखना चाहिए। उसी के हिसाब से हमें उसका डायग्नोस बनाना चाहिए, क्या कॉजेस की वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हमेशा आपको पेशेंट में साथ साथ देखने को मिलते हैं।
बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या हमें इन्वेस्टिगेशन पेशेंट में करानी चाहिए, जैसे कि सीबीसी, आरबीएस, HbA1c, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम कैल्शियम, यूएसजी होल एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इको। इनसे बहुत ज़्यादा इन सब इन्वेस्टिगेशन कराने से पेशेंट में हमें बहुत ज़्यादा डायग्नोस बनाने में हेल्प मिलती है कि किस कारण की वजह से पेशेंट का बीपी हाई हो रहा है। अब बात करते हैं हम नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर पेशेंट में माइल्ड हाइपरटेंशन है तो लाइफ मॉडिफिकेशन करके भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि पेशेंट का अगर 1 kg लॉस होता है तो बीपी पर इफेक्ट पड़ता है 1 mmHg। अगर 20 kg यानी 20 किलो वो लूज़ करता है तो उसका बीपी 20 mmHg फॉल हो जाता है। तो पेशेंट को हमें लो साल्ट डाइट देनी चाहिए, लो फैट डाइट देनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए, स्मोकिंग को बंद करना चाहिए अगर करता है पेशेंट को, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, और हाइपरलिपिडीमिया यानी अगर उसके लिपिड बढ़ रहे हैं, खून में चर्बी बढ़ रही है तो उसे भी कंट्रोल करना चाहिए। बात करते हैं हम 4 मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, यानी जो 4 मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी के, जो रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेशेंट में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर हो जाना पेशेंट में, स्मोकिंग और लिपिड का बढ़ जाना, ये 4 मुख्य कारण हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को पैदा करते हैं यानी कॉज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे अगर 50 लाइक आते हैं तो हम इसका प्रॉपर सेकंड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम कैटेगरी वाइज पेशेंट का हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। जो भी फार्माकोलॉजी लेवल पे सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, इन सब पे हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे।